फाइनली सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। यह वीडियो केवल 3 तरीके के स्टूडेंट के लिए है। एक वो जो फ्रेशर हैं, दूसरे वो कि जिन्होंने कई बार सीटेट का एग्जाम दिया है उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तीसरे वो जो या तो उनके नंबर जो हैं वो 90 से कम हैं। अभी आपने देखा था कि डीएसएसपी का रूल क्या है, अगर दिल्ली शिक्षक भर्ती में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके नंबर पूरे होने चाहिए 90। अगर 90 से एक नंबर भी कम है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। होता यह है कि अब दूसरे राज्य होते हैं तो उनका अपना अलग क्राइटेरिया होता है। तो इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होगा और इसका पैटर्न क्या है, क्योंकि इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, भाषा संबंधी प्रॉब्लम क्या से आ रही है और इसकी तैयारी कैसे करें, कौन लोग करें, कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और बात ये, हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं तैयारी करने वाले, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं लोग और जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए हम अगली वीडियो में बनाएंगे कि किस तरीके से वो सरल तरीके से बहुत कम मेहनत में अपना सीटेट क्वालिफाई कर लें। अब आप लोग फ्रेशर हो या आपको घर पे मौका मिलता है पढ़ने के लिए, कोई समस्या नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन जो हाउसवाइफ हैं या जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब के साथ साथ कैसे सीटेट क्वालिफाई कर लें, ये पैटर्न बहुत ही खास है और अगर आप इसे समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ही कम लोग आपको ये चीज समझाते हैं कि कैसे करके क्वालिफाई करना है। तो अब हम देखेंगे इसके जो फॉर्म पढ़ रहे हैं वो फॉर्म कब पढ़ रहे हैं, आपके 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, यानी 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आपके क्या हो रहे हैं, फॉर्म पढ़ेंगे। शुरू कब से हो जाएंगे, 7 मार्च से, और पढ़ेंगे कब तक, 2 अप्रैल तक। इसके बाद आपका 7 जुलाई को पेपर हो जाएगा। और अच्छी बात यह है इस बार ऑफलाइन है, पिछली बार भी ऑफलाइन था। तो ऑफलाइन का एक फायदा यह होता है कि जो अनसीन पैसेज आता है वो आप आराम से कर लेते हो, जो पेपर होता है उस पर भी टिक लगा लेते हो, काट लेते हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो अगर आप महीने देखो तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि सीटेट भी अच्छे नंबर से निकल जाएगा। और इसके बाद भी एग्जाम भर्ती लगी हुई है, आपको पता है ना, कुछ भर्ती क्यों नहीं आ रही है, बाद में क्यों आ रही है, क्योंकि वो सीटेट के बाद आएंगी। जैसे आपका ईएमआरएस हो गया, ठीक है, और डीएसएसबी हो गया, पीआरटी, और जो अन्य भर्तियां हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको शुद्ध रूप से देखा जाए तो केवल 3 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि इधर मार्च में, अप्रैल में फॉर्म पड़ेंगे, मतलब मार्च से लेकर अप्रैल तक फॉर्म पड़ेंगे तो भाग दौड़ रहेगी। तो मान के चलिए मार्च आपका ऐसे ही निकल जाएगा। अब आपका क्या बचा, अप्रैल, मई, जून, शुद्ध रूप से 3 महीने मिलेंगे और इसके बाद 7 जुलाई को तो आपका पेपर होगा ही। तो अब बात करते हैं हम कि आपका पैटर्न क्या होगा, ठीक है, आपका पैटर्न क्या होगा। अच्छी बात यह है कि अभी कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया जैसा कि कहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीरियस हो जाओ, बहुत जल्दी सीरियस हो जाओ। अगर सीरियस नहीं हुए तो अभी तो यह है कि 2 एग्जाम दोगे तो काम हो जाएगा प्राइमरी, क्योंकि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी दे नहीं सकते। बीएड वाले अगर एक ही एग्जाम देंगे सीटेट जूनियर तो उनका टीजीटी में भी काम आएगा, जूनियर में भी काम आएगा। लेकिन अगर इस बार आपका क्वालिफाई नहीं हुआ और अगली बार उन्होंने वो रूल लगा दिया कि टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। और सिलेबस बदल दिया तो भी समस्या में पड़ जाओगे, क्योंकि अभी तो आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, आप पता लगा सकते हो कि क्या पैटर्न है। बाद में आपको थोड़ा करना पड़ जाएगा, लेकिन निकल तो सभी जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो है धारा चल रही है, आप इसी के अकॉर्डिंग चल लें। तो आपके 2 पेपर होना है, एक फर्स्ट पेपर सीटेट का और एक सेकंड पेपर। अब हम बात करेंगे पैटर्न की। तो जो फर्स्ट पेपर है वो आपके कौन दे सकते हैं, आपको तो पता ही है, जो डीएलएड करे हुए हैं, बीएलएड करे हुए हैं, जिसको जो आपका डीएलएड होता है बीटीसी भी कहते हैं, ठीक है। बीएड वाले फर्स्ट पेपर उनका मान नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम पहले फर्स्ट पेपर में समझेंगे, बीएलएड वाले, डीएलएड वाले, इसको कैसा तैयारी करें, कैसा पैटर्न है, क्या है। अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो सीटेट समझो क्वालिफाई हो गया। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं आपके, कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट 30 नंबर का है। तो 5 या 15, 150 नंबर हो गए। मैंने आपको बताया था ना, जो अभी एक वीडियो आएगी तो उसमें मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में क्या था कि आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे साइकोलॉजी है, भाषा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बना है। तो ध्यान से समझिए कि जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसमें पहली चीज आ रही है सीडीपी, जिसको आप साइकोलॉजी भी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब आपके अनुसार तो क्या है, वो 30 नंबर की है। हिंदी जो आ रही है वो 30 नंबर की है, संस्कृत या इंग्लिश जो भी ले रहे हैं वो 30 नंबर की है, ईवीएस जो है 30 नंबर की है, मैथ 30 नंबर की है। जी हाँ, 30 नंबर की है। लेकिन जो सीटेट है उनने बहुत ही व्यवस्थित रूप में सिलेबस के नंबरों का विभाजन किया है। तो जिसमें 2 रूप से उन्होंने विभाजन किया है, पहला है मुख, मुख का मतलब मेन, किताब से पूछेंगे, मेन चीज पूछेंगे, और दूसरा है शिक्षण, जिसे आप शिक्षण भी कहते हैं, पेडागोजी भी कहते हैं, ठीक है।
टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो आपका क्या होगा, जैसे सीडीपी आएगी तो इस सीडीपी में जो 15 नंबर का आएगा वो मुख्य आएगा। इसका मतलब आपसे समावेशी शिक्षा के बारे में पूछेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे, और जो 15 नंबर आएगा वो टीचिंग से संबंधित पूछेंगे, शिक्षण से संबंधित। हालांकि ये दोनों चीजें एक ही हैं, तो इसको हम शुद्ध रूप से कितना मान रहे हैं, 30। ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है, एक ही है। लेकिन जहां हिंदी है यहां परिवर्तन हो जाता है। जो हिंदी में मुख्य है और क्या है, शिक्षण। मुख्य में पूछेगा वो व्याकरण, क्या पूछेगा, व्याकरण, यानी 15 नंबर में वो आपसे व्याकरण पूछेगा, ठीक है, अनसीन पैसेज पूछेगा और व्याकरण पूछेगा। संधि हो गई, समास हो गए, कारक हो गए, विभक्ति हो गए, जे हो गए। और इस 15 नंबर में क्या पूछेगा, शिक्षण। क्या पूछेगा, शिक्षण। तो आपका ये 15 नंबर का क्या हो गया, शिक्षण, शिक्षण। और इसके बाद 15 में क्या आ गई, व्याकरण। तो ये कितने हो गए, 30 नंबर। ध्यान से समझिए, अभी आपको फंडा भी बता दूंगा कि कैसे बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। अब चाहे आप तो इंग्लिश ले लें या आप संस्कृत ले लें, आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। ऐसे ही क्या है, जैसे हिंदी में यहाँ व्याकरण आ रही थी, वैसे ही संस्कृत में भी क्या आ रही है, यहाँ पे व्याकरण आ रही है। क्या आ रही है, व्याकरण। अगर इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश में भी क्या आ रही है, व्याकरण आ रही है। तो 15 नंबर की व्याकरण आएगी और 15 नंबर का क्या आएगा, शिक्षण। क्या आएगा, शिक्षण। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है, जो हिंदी शिक्षण का सिलेबस है वही आपका संस्कृत शिक्षण का है, वही आपका इंग्लिश शिक्षण का है। बस अंतर यह है कि जो हिंदी के कीवर्ड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं संस्कृत के कीवर्ड में, और वही कीवर्ड जो हैं वो बदल जाते हैं इंग्लिश के कीवर्ड में। अगर आपने एक शिक्षण बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप एक संस्कृत का भी बना लेंगे और इंग्लिश का भी बना लेंगे। अब इसके बाद आया ईबीएस। तो जो ईबीएस में 15 नंबर है वो किताबों से आ रहे हैं, ठीक है। चींटी ने कैसे पहचाना अपना दोस्त, नंदू हाथी, इस तरीके के आपने बहुत से पार्ट पढ़े होंगे। तो ईबीएस जो आ रही है मुख्य रूप से किताबें 15 नंबर की आ रही हैं, और यहाँ पे जो शिक्षण है वो कितने नंबर का आ रहा है, 15 नंबर का आ रहा है। इसमें चर्चा हो गया, ठीक है, और आपकी सहायक सामग्री हो गई, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, शिक्षण है। और जो मैथ है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 नंबर के आएंगे, और शिक्षण आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसको दो भागों में बांटा हुआ है। एक भाग में मुख्य चीजें पूछ रहे हैं, एक भाग में शिक्षण पूछ रहे हैं। अब अगर आप केवल एक चीज पे कमांड बना लें, वो क्या है, साइकोलॉजी विद शिक्षण, तो ये एग्जाम बहुत आसानी से क्रैश हो जाएगा। लेकिन चूंकि लोगों का नुकसान कहां जाता है, शिक्षण में, इसके कारण बात नहीं बन पाती। तो इसमें करना क्या है, आपको बहुत आसान बात बता रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पे जो आप फोकस करो तो किस पे करो, सीडीपी पे। क्या करो, सीडीपी पे। अब देखो सीडीपी और शिक्षण कितने नंबर का आ रहा है, ये कितने हो गए, 30 नंबर। मिक्स मिला के कितने नंबर का है, 30 नंबर का। अरे भाई मान के चलो आप पाठ्य योजना पढ़ रहे हो, शिक्षण के प्रकार पढ़ रहे हो, तो वो भी तो किसने दिया है, विद्वानों ने दिया है, साइकोलॉजिस्टों ने दिया है, और उसका वर्णन भी आप यहां पर करते हैं। तो अब आपकी देखो साइकोलॉजी, केवल साइकोलॉजी कितने नंबर की आ रही है, 30 नंबर जे हो गए। इसका शिक्षण जैसा संस्कृत का चलेगा, डिक्टो वैसा ही हिंदी का चलेगा। और इसके बाद शिक्षण क्या है आपका, ईबीएस का है और मैथ का है। शिक्षण सब लगभग एक से ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर ये शिक्षण एक से हैं। अब 30 और 30 कितने हो गए, 60, और 30 90, कितने हो गए, 90। अब आप यहां पे देखिए कि ये आपका कितना हो गया, 30 30 60 और 30 90। तो अब यहां पे खास बात क्या है कि 90 नंबर तो आपके केवल सीडीपी से ही आ रहे हैं। कितने नंबर, सीडीपी से, यानी 150 नंबर का जो पेपर है, अगर आप अपना शिक्षण फिट कर लें तो आपके 90 नंबर जो है शिक्षण से आ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो पहले राउंड में कंट्रोल क्या करना है, सीडीपी 90 नंबर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो टेंशन की बात है नहीं। और हम गलती क्या करते हैं, शिक्षण के खंड को हल्का छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये वैसे ही क्वेश्चन होते हैं जैसे कि मैथ के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और अगर उसके फार्मूले पता है तब आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। शिक्षण भी ऐसा ही है कि जब तक आप उसकी भाषा को नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन की, जब तक आप उस दृश्य को देख नहीं पाओगे, उस परिस्थिति में घुस नहीं पाओगे, तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको बहुत आसानी से सीटेट पहले ही बार में निकालना है तो सबसे खतरनाक चोट जो है वो सीडीपी पे करना पड़ेगी, जिसमें आप इसको कंट्रोल कर लेंगे और ये पूरा शिक्षण का पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे। अब आई इसके बाद दूसरे नंबर की सबसे सरल चीज क्या है, तो दूसरे नंबर की है व्याकरण, जो कि 15 नंबर की हिंदी में आ रही है और 15 नंबर की संस्कृत और अंग्रेजी में आ रही है। अब जो लोग इंग्लिश शिक्षण ले रहे हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश की व्याकरण अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप शिक्षण के रूप में संस्कृत लेते हैं तो आप डबल फायदे में रहते हैं। डबल फायदे में ऐसे रहते हैं कि दूसरे नंबर पर अगर आपने तैयारी करी, किसकी करी, संस्कृत व्याकरण की, किसकी करी, संस्कृत व्याकरण की, तो अपने आप ही आपका हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा चेंज है
हिंदी व्याकरण में मैं ये मानता हूं कि अगर संस्कृत व्याकरण सही से कर ली, संधि कर ली, समास कर लिए, ठीक है, तो मान के चलिए आपका 90% व्याकरण हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे करना है आपको संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण। अब उसमें जो लोग इंग्लिश लेते हैं तो वो तो भाई हिंदी का करें, अपना इंग्लिश का करें, लेकिन जो लोग हिंदी और संस्कृत मिक्स रूप में लिए हैं उनको यहां चोट किस पे करना है, संस्कृत के व्याकरण पे, दूसरे नंबर पे। अब आपके कितने नंबर हो रहे हैं संस्कृत व्याकरण में? 30 नंबर। जब आप संस्कृत कर लेंगे तो हिंदी का हो जाएगा, थोड़ी सी 10% एक्स्ट्रा है हिंदी में, वो हम आपको बता देंगे क्या है क्या नहीं। अब आपके हो गए 30। अब नंबर कितने हो गए? 90 और 30 120। कितने हो गए? 120 नंबर हो गए। अब जब 120 नंबर हो गए तो बहुत आसानी से हो गए। अब क्या बचा? ये भी आपका निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जो लोगों को सबसे ज्यादा दहशत, मतलब जो दहशत लगती है मैथ से लगती है, ठीक है, तो इसके बाद बचा ईवीएस। कुछ नहीं है, केवल हल्की हल्की कहानियां हैं। ईवीएस में क्या है? हल्की हल्की कहानियां हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ईवीएस की कहानियां तैयार करेंगे, ईवीएस को पढ़ेंगे तो आसानी से आपके ये 15 में से 10, 12, 13, 14 जैसे क्वेश्चन होंगे आपके बन जाएंगे। अब आप इसमें 15 और ऐड कर दीजिए। अब आपके कितने हो गए? 135। 135। अब जिसको लेकर सीटेट में लोग दहशत खाते हैं वो है मैथ। भाई मैथ केवल 15 नंबर की आती है, बाकी जो 15 नंबर है वो शिक्षण आता है, तो इतनी टेंशन मत लो। अगर आप मैथ छोड़ भी जाओगे, क्योंकि भाई पेपर में समय भी लगता है और आपको मैथ नहीं आती, तो जिन लोगों को मैथ नहीं आती वो कतई टेंशन ना लें कि उनका सीटेट प्राइमरी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ पे तुक्के लगा दीजिए, मत करिए। अगर आती तो करिए, और मैथ इतनी कठिन भी नहीं आती है। 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं। 15 में 6-7 क्वेश्चन तो कतई ना जानने वाला भी कर देगा। अब आपने पैटर्न समझा? एग्जाम ने आपको पहले ही क्लू दे दिया कि आप अपना सीडीपी सही कर लीजिए, भाषा सही कर लीजिए, हम आपको क्वालिफाई कर देंगे। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, आप समझ रहे हो ना कि वो क्या चाहते थे कोठारी आयोग वाले? वो यही चाहते थे कि बच्चे के अंदर साइकोलॉजी का ज्ञान हो, बच्चे को क्या होना चाहिए, भाषा का ज्ञान हो, उसे अपने विषय का ज्ञान हो। अब विषय की बात भी आएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट पेपर का पैटर्न भी समझा दिया, और पहले क्या तैयार करना है, बाद में क्या तैयार करना है, ये भी समझा दिया। और मैं इसके बाद अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो आप इसको समझ लीजिए, क्या करना है कि आपका सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया या इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से आपके 135 नंबर बिल्कुल करेक्ट तैयारी करना है। और मैं नहीं कहता कि 135 में 135 आएंगे, 90 पे क्वालिफाई है। क्या 135 में 90 नंबर नहीं आएंगे? क्या 135 में 90 नंबर नहीं आएंगे? अगर आप ढंग से केवल शिक्षण तैयार कर लो, इसके अलावा कुछ तैयार ना करो, और 90 नंबर का जो शिक्षण आ रहा है उसमें से आप मात्र और मात्र अगर 80 नंबर भी ले आए, अब आपके नंबर कितने बच रहे हैं? 60। आपके नंबर बच रहे हैं 60। अब 80 मान के चलिए कि कोई कहे कि हमारा कैसे क्वालिफाई हो जाएगा, तो अगर आप इसमें से 80 नंबर भी ले आए और 60 नंबर पे आपने तुक्का लगा दिया, तो तुक्के इतने बेकार भी नहीं जाते। कोई एक ऑप्शन पकड़ के कि आपको वो 20 नंबर 60 में से ना दे दें, अरे 20 भी ना देंगे तो आराम से 15 नंबर तो दे ही जाएंगे, तब भी तो आपके कितने हो रहे हैं? 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वो तो एक उन लोगों की बात है जो कतई नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई किया सकता है। तो क्लियर हो गया कौन लोग देंगे? डीएलएड वाले और वीएलएड वाले, ये जो इंडिकेटेड कोर्स कर रहे हैं। और अब एक चीज तो पता है कि आयोग ने ये क्लियर कर दिया, अब फाइनल का कोई मसला नहीं है। अगर आपने आज ही एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स में, तो आप तुरंत अपेयरिंग में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब वो वाली समस्या खत्म हो गई कि आपका बीएड, बीटीसी, डीएलएड खत्म होने के बाद सीटेट अप्लाई करेंगे। अब ऐसा नहीं है, आप तुरंत अगर अपेयरिंग में है और एक दिन भी हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां मैं एक चीज बता दूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले बीटीसी किया होता है या पहले डीएलएड किया होता है, बाद में वो बीएड कर रहे हैं। तो यहां एक चीज समझ लो कि तुमने जो पहला वाला बीटीसी या डीएलएड या जो भी करा था, उसके साथ में जो टेट सीटेट किया था वो उसी के साथ मान्य होगा, उसी के साथ मान्य होगा। क्योंकि जो आप नया बीएड कर रहे हो उसके साथ मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको दोबारा फिर टेट सीटेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपकी डिग्री की डेट साफ लिखी है कि आपने इस सन में बीएड किया है, अब आपने सीटेट किया है उससे पहले, तो वो मान नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो बीटीसी या डीएलएड करे हुए हैं वो दोबारा से बीएड कर रहे हैं, तो ऐसा ना माने कि उनका पुराने से काम हो जाएगा, उनको फिर नया सीटेट करना पड़ेगा। और भाई अभी कर लो, बहुत अच्छा समय है, बाद में सिलेबस भी चेंज होने वाला है, पेपर टफ होने वाला है और आगे समस्याएं बढ़ने वाली हैं। तो ये बात हो गई फर्स्ट पेपर की। अगर इस पोर्शन में कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आया पेपर सेकंड, ये कौन देंगे? ये बीएड वाले देंगे।